चलो तो आज मैंने थोड़ी सी एक नई उपनिषद निकाली भाई, है ना, प्रश्न उपनिषद। ये मेरी टेंडेंसी है, आप सभी को पता ही है कि मैं एक चीज पे बहुत ज्यादा टिकता नहीं हूँ। बस मैं पीछे दिखा दूं कि ईसा उपनिषद वगैरह भी थी, है ना, बट मुझे नहीं मिली है, बट कोई बात नहीं, है ना। ईसा उपनिषद तो बहुत बड़ी है भी नहीं, और इंग्लिश का वर्जन मेरे पास है। हाँ मतलब ऑडियो में भी है, मैं चाहूँ तो उसको यूज कर ही सकता हूँ, बट इट्स ओके, है ना। एज लॉन्ग एज आप कोई भी उपनिषद पढ़ रहे हो, है ना, वो तो अच्छा ही है। चलो, इवन इफ माई टेंडेंसी, अगर भले ही मेरी टेंडेंसी ये है कि मैं एक उपनिषद से दूसरी उपनिषद पे जाता रहता हूँ, है ना, और एक उपनिषद को प्रॉपरली खत्म नहीं करता हूँ, बट स्टिल एटलीस्ट वो टेंडेंसी है उपनिषद पढ़ने की भैया। ठीक है, तो आ, वैसा करते करते ही मैं कम से कम खत्म कर दूंगा ठीक ठाक। चलो, प्रश्न उपनिषद जो है वो अथर्ववेद की है, तो उस वजह से मेरे पास डाइवर्सिटी भी हो जाती है, जैसे कि आपकी कठोपनिषद यजुर्वेद की थी, आयुष से जुड़ी थी। अथर्ववेद में देखते हैं क्या होता है। हाँ, ब्राह्मण भाग के अंतर्गत है। इसका भाष्य आरंभ करते हुए भगवान भास्कर लिखते हैं, अथर्ववेद के मंत्र भाग में कही हुई मुंडक उपनिषद के अर्थ का ही विस्तार से अनुवाद करने वाली ये ब्राह्मण उपनिषद आरंभ की जाती है। इससे विदित होता है कि प्रश्नोपनिषद मुंडक उपनिषद में कहे हुए विषय की ही पूर्ति के लिए है। मुंडक मेरे पास है, मैं चाहूँ तो मुंडक से भी शुरू कर सकता हूँ। मुंडक और मांडुक्य की बहुत अच्छी उपनिषद मानी भी जाती है। कोई बात नहीं, मुझे डाइवर्सिटी थोड़ी पसंद है। है ना। मुंडक के आरंभ में विद्या के दो भेद, परा और अपरा, का उल्लेख कर फिर समस्त ग्रंथों में उन्हीं की व्याख्या की गई है। यार मुंडक की ले लूं क्या? थोड़ा सा मैं परसेवेरेंस दिखा देता हूँ यहाँ पे, टॉरस वाला। उसमें दोनों विद्याओं का सविस्तार, अरे भैया रुको, मुंडक लाने दो। माया मरी न मन मरा, ये रही भैया मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद को देख लेते हैं हम लोग। सा अनुवाद सांकर भाष्य सहित, हो सकता है शायद शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखे थे उपनिषदों पे, मे भी उनको इंक्लूड किया हो उन्होंने। चलो, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत है, यानी कि मुंडक उपनिषद प्रश्न उपनिषद दोनों के दोनों ही अथर्ववेद से जुड़े हुए हैं। अथर्ववेद मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो मैं थोड़ा सा हल्की सी छोटी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, हम लोग कर ही रहे हैं इतना काम तो। हाँ, अथर्ववेद। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। अथर्ववेद is the knowledge storehouse of अथर्वानास। ठीक है, the procedures for everyday life, the text is the fourth Veda and is the late addition to the Vedic scriptures of Hinduism। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। The language of the Atharvaved is different from Rig Vedic Sanskrit, preserving pre-Vedic Indo-European archaisms। बहुत अच्छी बात है। It's a collection of 730 hymns with about 6000 mantras divided into 20 book, है ना। उतना खत्म करना भी आपकी अगर आदतें और डिसिप्लिन ठीक नहीं है तो बड़ा मुश्किल है सर। ठीक है, 20 किताबें आपने ऐसे जनरल भी शायद नहीं पढ़े होगी, वेदों को तो छोड़ ही दो। However, six of the Atharvaved texts adapt verses from the Rig Veda, and except for book 15 and 16, text is mainly in verse deploying a diversity of Vedic meters। ठीक है, two different recensions of the text, Papaladya and Sukanyada, have survived into modern times। बहुत अच्छी बात है। Among collection of palm leaf, बहुत अच्छी बात है। Atharvaved is sometimes called the Veda of magical formulas, a description considered incorrect by other scholars in contrast to the आगे चलते हैं भैया। Atharvaveda was likely compiled as a Veda contemporaneously with Samveda and Yajurveda। ये तो मुझे पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, चलो। अबाउट 1200 बीसीई से 1000 बीसीई, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो बुद्ध का टाइम क्या था? 2 बीसीई था। बुद्धा क्या टाइम था भाई इनका? 5th सेंचुरी बीसीई। ये तो बहुत पुराना हो गया, है ना, अगर मैं सही देख पा रहा हूँ तो। 563 बीसीई, नहीं आगे आगे पड़ गए, 400 500 साल बाद है वेदों के। ठीक है ना। तो उस प्रोसेस में हम देखते हैं कि फिर बुद्धिज्म की जो अंडरस्टैंडिंग्स है उनका बड़ा महत्व हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने इसके ऊपर ही बिल्ड किया होगा। ठीक है, थोड़ा सा रिफाइन करके थोड़ा सा सरल कर दिया होगा, जो कि उनके बारे में माना भी जाता है। ठीक है, चलो, अब ज्यादा नहीं लेते हैं हम लोग। छोटी मोटी हिस्ट्री लेनी थी वो मैंने ले ली, आगे बढ़ते हैं।
है ना? इससे हमें ये समझ में आ गया कि हम लोग को बुद्धिज्म को भी जल्दी इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए किसी ग्रंथ को। मेरे पास धम्म पद होगी, आई एम नॉट श्योर मैं ले गया तो नहीं ले गया था दिल्ली, नहीं ले गया होऊंगा तो फिर हम लोग यहीं से उसको शुरू कर सकते हैं। चलो, हम मुंडक उपनिषद अथर्ववेद के मध्य भाग के अंतर्गत है। इसमें 3 मुंडक हैं और एक एक मुंडक के 2 2 खंड हैं। विषयावली में दिया होगा, हाँ। देखो, प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक और तृतीय मुंडक। ओए मुंडे, ओ मुंडी, मुंडियन, मुंडियन ठगले नहीं, कुड़ियन ठगले। क्या है? प्रथम खंड, द्वितीय खंड, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, 6 टोटल पार्ट्स हैं सर। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रंथ के आरंभ में ग्रंथोक्त विद्या की आचार परंपरा दी गई, बहुत अच्छी बात है। वहां बतलाया है कि यह विद्या ब्रह्मा जी से अथर्वा को प्राप्त हुई थी और अथर्वा से क्रमशः अंगी और भारद्वाज के अंगिरा को प्राप्त हुई। ठीक, मतलब मौखिक रूप से डिसमिनेट होती थी, है ना? विकिपीडिया पे स्टोर नहीं होता था तब सब मैटर, है ना? और क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे हमारे वो सब भी नहीं थे जितने मुझे पता है, कैसे स्टोर करोगे ना? लेखन तो होना चाहिए ना, प्रिंटिंग प्रेस बहुत बाद में डेवलप हुई है, तो बुक्स को फॉर्म में भी नहीं रख सकते थे, लार्जली ओरली ही ट्रांसफर होती थी। ठीक है। उन अंगिरा मुनि के पास महागृहस्थ शौनक के विधिवत आकर पूछा कि भगवान, ऐसी कौन सी वस्तु है जिस एक के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? भाई, ये लोग भी अलग ही होते हैं जो बिल्कुल, है ना, जो पूरे तरीके से दुनिया में बिल्कुल घुसेगा ही नहीं, उसके मन में ऐसे सवाल नहीं आएंगे भैया। ठीक है, तो घुसना पड़ता है। तो शौनक के बारे में मुझे लगता है पढ़ना ज्यादा आ, अच्छी बात है। चलो, पढ़ ही लेता हूँ मैं। अंगीरा एंड शौनक के बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। अंगीरा ऋषि, शौनक, अ, राजा, राजन शौनक, शौनक ऋषि की वाइफ शौनक ऋषि, राजन शौनक। नहीं भैया, राजन शौनक नहीं। चलो, अंगीरा के बारे में पढ़ लेते हैं यार। अंगीरा ऋषि कौन से? अंगिराज और अंगीरा। Angira was a Vedic rishi, sage of Hinduism. He is described in the Rig Veda as a teacher of the divine knowledge, a mediator between the men and gods, as well as stated in the other names, the first of the Agni Devas, fire gods. In some contexts, he is considered to be one of the seven great sages of Saptarishis. But in others, he is mentioned but not counted in the list of 7 greats. बहुत अच्छी बात है। बड़ी बड़ लाइफ इन पुरानास, पुराण। ठीक है, ठीक है। ट्रिपल एस पे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला ये। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। महर्षि शौनक का यह प्रश्न प्राणी मात्र के लिए बड़ा कुतूहलजनक है, क्योंकि सभी जीव अधिक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, तो ये पूछते हैं, भगवान, ऐसी कौन सी वस्तु है जिस एक के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? इसके उत्तर में महर्षि अंगिरा ने परा और अपरा नामक 2 विद्याओं का निरूपण किया है, जिसके द्वारा ऐहिक और आमुष्मिक अनात्म पदार्थों का ज्ञान होता है, उसे अपरा विद्या कहा जाता है। तथा जिससे अखंड अविनाशी एवं निष्प्रपंच परमार्थ तत्व का बोध होता है, उसे परा विद्या कहा जाता है। ठीक है, परा और अपरा प्रकृति गीता में भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की, मुझे याद है। सारा संसार अपरा विद्या का विषय है और संसारी पुरुषों की प्रवृत्ति भी उसी की ओर है। उसी के द्वारा ऐसे किसी एक ही अखंड तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता जो संपूर्ण ज्ञानों का अधिष्ठान हो, क्योंकि उसके विषयभूत जितने पदार्थ हैं वे सबके सब परिच्छिन्न ही है। अपरा विद्या वस्तुतः अविद्या ही है। देखो, इन्होंने ना खुद ही बता दिया, मैं बाद में कभी कभी बताता। तो ज्ञान विज्ञान, विद्या विद्या, परा और अपरा, तीनों बेसिकली है सेम ही चीज है। कुछ हो सकता है अंतर हो माइन्यूट लेवल पे, बट बेसिकली एक्सटर्नल और इनर एंड आउटर। मेरे केस में, अगर मेरी भाषा में, मैं जब मैं मर जाऊंगा तो मैं मेरे बारे में बताया करेंगे कि अरे एक महर्षि विवेक थे, वो बता गए थे इनर एक्सपीरियंस आउटर एक्सपीरियंस होता है। इनर एक्सपीरियंस के बहुत सारे एपिसोड करके चले गए वो। मैगी खाया करते थे रात में। क्या मैगी खाते थे? खैर, लेट्स मूव। अपरा विद्या वस्तुतः अविद्या ही है, व्यवहार में उपयोगी होने के कारण ही उसे विद्या कहा जाता है। ठीक है। अखंड और अव्यय तत्व के जिज्ञासु के लिए वे त्याज ही है। इसलिए आचार, देखो, त्याज का मतलब ये नहीं कि उसको जानना नहीं होता है। त्याज का मतलब ये है कि बाहर इतना ही मत फंसे रह जाना कि अंदर आने का समय ही नहीं मिल पाया। ठीक है। इसलिए आचार्य अंगिरा ने यहाँ उसका उल्लेख किया है। इस प्रकार विद्या के 2 भेद को फिर संपूर्ण ग्रंथ में उन्हीं का सविस्तार वर्णन किया है। ग्रंथ का पूर्वार्ध प्रधानतया अपरा विद्या का निरूपण करता है और उत्तरार्ध में मुख्यतः परा विद्या और उसकी प्राप्ति के साधनों का विवेचन है। इस उपनिषद की वर्णन शैली बड़ी उदात्त एवं हृदय धारणी है।
जिससे स्वभावतः ही जिज्ञासुओं का हृदय इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उपनिषदों का जो प्रचलित क्रम है उसके अनुसार इसका अध्ययन प्रश्नोपनिषद के पश्चात किया जाता है। परंतु प्रस्तुत पुस्तक के प्रश्न 88 पर भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, वक्ष्यति च न येषु जिमृतम नाम आया च इति, अर्थात जैसा कि आगे प्रश्नोपनिषद में जिन पुरुषों में अकुटिलता, अनृत और माया नहीं है इत्यादि वाक्य द्वारा कहेंगे भी। इस प्रकार प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न के अंतिम मंत्र का भविष्यकालिक उल्लेख करके आचार्य सूचित करते हैं कि पहले मुंडक का अध्ययन करना चाहिए और उसके पश्चात प्रश्न का। प्रश्नोपनिषद का भाष्य आरंभ करते हुए तो उन्होंने आ गया यार करते हुए तो उन्होंने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। अतः सांकर संप्रदाय के वेदांत विद्यार्थियों को उपनिषद भाष्य का इसी क्रम से अध्ययन करना चाहिए। अस्तु भगवान से प्रार्थना है कि इस ग्रंथ के अनुशीलन द्वारा हमें ऐसी योग्यता प्रदान करें जिससे हमें उनके सर्वाधिष्ठान भूत तत्परात्पर स्वरूप का रहस्य हृदयंगम कर सके। देखो क्रम की बात है भैया, क्रम की बात है तो है बाद में, तुम पहले मुंडक पढ़ लो बाद में प्रश्न प्रतिशत पढ़ लो, पढ़ो तो सही। है ना, क्रम के चक्कर में ना तुमने प्रश्न पढ़ी ना मुंडक पढ़ी। तुमने से मैंने देखो है ना प्रश्न के, अगर मैं फंसा ही रह जाता हूँ दोनों के बीच के, प्रश्न पढ़ोगे मुंडक प्रश्न पढ़ोगे मुंडक, तो दोनों नहीं हो पाता ना। कुछ हद तक तो दोनों पढ़ ली, और प्रश्न प्रतिशत तो शुरू ही की थी तब तो ये दोनों भी नहीं थे उस प्रोसेस में। अब आप चाहें तो गीता प्लस गोरखपुर की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ये जान लीजिए वो क्या क्या पब्लिश करते हैं, उनका क्या बजट है वगैरह वगैरह। गोरखपुर के बारे में जान लीजिए थोड़ा बहुत, है ना। जैसे नीलगिरी प्रेस का जैक पब्लिकेशन की मैंने मेरे पास थी, तो प्रिंटिंग प्रेस के बारे में जान लीजिए, वो इन्वेंशन कैसे हुआ था, कितनी बुक्स पब्लिश होती हैं, किन किन सब्जेक्ट्स होती हैं, फाइनेंस को जान लीजिए। तो भैया थोड़ा सा ऐसा है कि विद्या विद्या को बैलेंस आउट करके चलिए, यही एकमात्र उपाय है अंततः। ठीक है, बाकी तो फिर मैं साथ में चल ही रहा हूँ, है ना। मेरे साथ नहीं चल रहे होंगे तो किसी और के साथ चल रहे होंगे है ना। तो अपने साथ को भी देखते चलिए किसके साथ चल रहे हैं। चलो बाय।